स्टार्ट करते हैं। आज हम वेक्टर को स्टार्ट करते हैं। कलेक्शन हमारा टॉपिक चला था और कलेक्शन में अभी तक हमने लिंक लिस्ट के बारे में पढ़ लिया था, एरे लिस्ट के बारे में पढ़ लिया था। तो आज हम स्टार्ट करते हैं वेक्टर को। तो वेक्टर हमारा क्या होता है? वेक्टर यूज अ डायनेमिक एरे। वेक्टर क्या करता है? यूज करता है किसको? डायनेमिक एरे टू स्टोर द डेटा एलिमेंट्स। इट इज सिमिलर टू एरे लिस्ट, यानी ये होता सिमिलर एरे लिस्ट की तरह है बिल्कुल। बट डिफरेंस क्या होता है? हाउ इट इज सिंक्रोनाइज, यानी जो वेक्टर होता है हमारा वो सिंक्रोनाइज होता है, जबकि अगर हम एरे लिस्ट की बात करें तो एरे लिस्ट हमारी नॉन सिंक्रोनाइज होती है। तो वेक्टर हमारा सिंक्रोनाइज होता है। वेक्टर सिंक्रोनाइज एंड कंटेन्स मेनी मेथड्स दैट आर नॉट पार्ट ऑफ द कलेक्शन फ्रेमवर्क। मतलब इट इज अ चाइल्ड ऑफ स्टैक। इट इज अ चाइल्ड ऑफ लिंक लिस्ट लिस्ट इंटरफेस। इट इज अ चाइल्ड ऑफ लिस्ट इंटरफेस। तो इट इज अ सिंक्रोनाइज एंड कंटेन्स मेनी मेथड्स दैट आर द नॉट अ पार्ट ऑफ कलेक्शन फ्रेमवर्क। ये ऐसे बहुत सारे मेथड कंटेन करता है जो पार्ट नहीं होते कलेक्शन फ्रेमवर्क के। तो सिर्फ वेक्टर के होते हैं। किसके होते हैं? वेक्टर के। तो हम एक बार, तो वेक्टर हमारा क्या होता है? एक सिंक्रोनाइज्ड होता है, जिसपे हमारे, यानी इसका मतलब क्या होता है कि सिंक्रोनाइज होने का मतलब ये है तो यह वेक्टर के ऑब्जेक्ट को एक बार में सिर्फ एक ही थ्रेड एक्सेस कर सकती है, एक से ज्यादा थ्रेड एक्सेस नहीं कर सकती। वेक्टर को सिर्फ एक बार में एक ही थ्रेड एक्सेस करेगी, एक से ज्यादा थ्रेड उसको एक्सेस नहीं कर सकती है। तो एक बार इसका एग्जांपल करके देखते हैं वेक्टर का, कैसे हम इसको यूज करते हैं। तो अपने एक लिस्ट ओपन कर लेते हैं। तो वेक्टर को स्टार्ट करते हैं। जैसे हम यहाँ पर गए, इसके अंदर मैंने एक क्लास क्रिएट करता हूँ, टेस्ट वेक्टर 1 के नाम से। वैसे हम सिर्फ इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं अभी एक एक करके सबके इंट्रोडक्शन बताएं, फिर हम एरे लिस्ट करेंगे पूरा। फिर लिंक लिस्ट भी करेंगे पूरा। उसके सारे मेथड करेंगे, एरे लिस्ट के, लिंक लिस्ट के। अभी हम सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं। तो अगर मैं वेक्टर की बात करता हूँ, तो वेक्टर चाइल्ड होता है हमारा किसका? लिस्ट इंटरफेस का। तो अगर हम चाहें तो आप कास्टिंग कर सकते हैं। तो वेक्टर v1 इज इक्वल टू जेनरिक टाइप बनाते हैं। स्ट्रिंग v1 इज इक्वल टू न्यू वेक्टर। इसको इंपोर्ट करते हैं यहाँ पर हम। उसके बाद मैंने इस v1 के ऊपर डॉट ऐड किया, अजय। v1 डॉट ऐड किया विजय। v1 डॉट ऐड चलाया हमने, इसमें कर दिया सचिन। v1 डॉट ऐड किया हमने मनीष। और v1 के ऊपर डॉट ऐड करा हमने अमित। ये हमने इसमें डेटा स्टोर किया अपने वेक्टर के अंदर। अगर मैं सिस आउट करके यहाँ पर v1 को प्रिंट कराता हूँ, तो मैं आउटपुट क्या देगा अभी जब मैं इसको रन करता हूँ?
तो आप इस पे ऐसे कर सकते हो। तो एक लिस्ट में दे रहा है सचिन, अजय, विजय, सचिन, मनीष, अमित, यानी ऑर्डर वही है, इंसर्शन ऑर्डर को मेंटेन करता है, बट ये क्या होता है, सिंक्रोनाइज होता है। अभी हम सिंक्रोनाइज का भी देखेंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इस पे आइटरेटर चलाना चाहे तो हमने पहले भी मैंने आपको बताया था, आइटरेटर भी चला सकते हैं वेक्टर के ऊपर, नहीं तो आप फॉर ईच मेथड को भी चला सकते हो। जैसे हमने लिखा v1 डॉट आइटरेटर, हमारे पास एक मेथड होता है आइटरेटर, जो हमें ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है किसका, आइटरेटर इंटरफेस का, जो हमें ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है आइटरेटर इंटरफेस का। जो हमें ऑब्जेक्ट आइटरेटर इंटरफेस का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर चलाएं तो हमें जब नंबर ऑफ आइटरेशन पता नहीं होती तो उस केस में हम व्हाइल लूप का यूज करते हैं। और इस आईटीआर के आइटरेटर इंटरफेस का एक मेथड होता है आईटीआर डॉट हैज नेक्स्ट। ये हमें एक बुलियन टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है, तो जब तक इसको लिस्ट के अंदर एलिमेंट मिलते रहते हैं तब तक ये ट्रू रिटर्न करता रहता है। जैसे एलिमेंट मिलना बंद हो जाते हैं तो ये फॉल्स रिटर्न करता है। इसके बाद अगर मैं सिस आउट करता हूँ यहाँ पर, और सिस आउट के अंदर मैं आईटीआर डॉट नेक्स्ट मेथड की बात यहाँ पर हम कॉल करते हैं नेक्स्ट। तो जो नेक्स्ट मेथड होता है हमें वो एक, जो ये नेक्स्ट मेथड होता है क्या, रिटर्न द नेक्स्ट एलिमेंट इन द इटरेशन, मतलब जो हमारी कंडीशन, जिस पर्टिकुलर कंडीशन पे हमारी हैज नेक्स्ट मेथड ट्रू रहता है, उस पे जो एलिमेंट होता है उस एलिमेंट को रिटर्न करता है कौन सा, हमारा नेक्स्ट मेथड। तो अगर आप इसको ऐसे चलाते हो तो ये नॉर्मली हमारा लूप के थ्रू आइटरेशन हमने ट्रावर्सिंग करके उस डेटा को फेच कर लेते हैं। आप चाहे तो वेक्टर के ऊपर अपना फॉर ईच मेथड भी चला सकते हो। तो आपने चलाया v1 डॉट फॉर ईच मेथड और लैम्डा एक्सप्रेशन को यूज किया, सिस आउट किया, और सिस आउट के अंदर आपने क्या कर दिया, यहाँ पर ई को प्रिंट करा दिया। तो आप चाहो ऐसे ही प्रिंट करा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप स्पेस दे लो ऐसे तो एक लाइन में प्रिंट कर देगा, चाहे वैसे प्रिंट करा दो। तो आप जैसे मर्जी इसको प्रिंट करा सकते हो, फॉर ईच के थ्रू भी, इटरेशन के थ्रू भी, फॉर लूप के थ्रू भी, जैसे हम नॉर्मल करते हैं उस तरीके से। तो ये हमने वेक्टर का छोटा सा एग्जांपल देखा कि भैया वेक्टर कैसे काम करता है, यानी वेक्टर में हमने नॉर्मली डेटा स्टोर करा, उसके ऊपर कैसे उसको डेटा को फेच किया, वो सारी चीजें। अब अगर हम बात करते हैं वेक्टर पे, देखो v1 में थोड़ा सा डिफरेंस क्या होता है, v1 डॉट ऐड चलाया तो ऐड मेथड है, लेकिन इसमें पुश मेथड नहीं होगा। तो अब इसके ऊपर जब भी आपको एलिमेंट ऐड करना है तो आप इसी तरीके से ऐड कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हम वेक्टर के मेथड आगे देखेंगे कि उसमें कौन कौन से अलग और कौन कौन से मेथड होते हैं, किस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं इसमें भैया वेक्टर में हम सिंक्रोनाइजेशन कैसे अचीव नहीं कर सकते। अगर वेक्टर के अंदर सिंक्रोनाइजेशन कैसे होती है, तो अगर हम बात करें वेक्टर कलेक्शन वेक्टर क्लास, यूजिंग थ्रेड क्लास, तो थ्रेड के थ्रू करते हैं। वेक्टर क्लास नॉर्मल तो है ही, लेकिन यूजिंग मल्टी थ्रेडिंग एनवायरनमेंट। तो अगर मल्टी थ्रेडिंग के एनवायरनमेंट में इसको यूज करना चाहे, जैसे हमने एक वेक्टर क्लास बना ली, और वेक्टर क्लास के अंदर हम इसके अंदर कोई मेथड चलाते हैं, तो इसके मेथड कैसे होते हैं, सिंक्रोनाइज होते हैं। मतलब एक बार में उसको एक ही थ्रेड एक्सेस करेगी, एक से ज्यादा थ्रेड उसको एक्सेस नहीं कर सकती। तो हम देख लेते हैं इसको अपने, तो यहाँ पर जैसे हम एक, तो इसको हम देखेंगे इसको कैसे करेंगे। अभी हम इसके थ्रेड के वेक्टर को अगर थ्रेड के थ्रू कर रहे हैं तो नॉर्मली तो हम कैसे, यानी इसको इंटरनली अगर हम बात करें तो थ्रेड सेव, यानी इसको एक बार में एक ही थ्रेड एक्सेस कर सकेगी, एक से ज्यादा थ्रेड इसको एक्सेस नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है स्टैक। क्या आता है हमारे पास, स्टैक, इट इज अ चाइल्ड क्लास ऑफ वेक्टर। द स्टैक इज अ सब क्लास ऑफ वेक्टर, इट इम्प्लीमेंट द लास्ट इन फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर। ये इंप्लीमेंट करता है इसको लास्ट इन फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर को। स्टैक, the stack contains all of the method of vector class and also provides the method like boolean push method, boolean peek method and boolean pop push। इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट पास करते हैं which defines its properties। यानी
जो हमारी स्टैक क्लास होती है वो जो हमारे स्टैक फॉलो करता है, जैसे सब क्लास ऑफ वेक्टर, और ये लास्ट इन फर्स्ट आउट को, लीफो को फॉलो करती है। इसमें जो सबसे लास्ट में आता है सबसे पहले आता है, और सबसे पहले आता है वो सबसे लास्ट में आता है। स्टैक, द स्टैक कंटेन्स ऑल ऑफ द मेथड्स ऑफ वेक्टर क्लास। ये स्टैक है जो कंटेन करता है जितने भी मेथड होते हैं वेक्टर क्लास के, वो सारे के सारे मेथड कंटेन करता है। एंड ऑल्सो प्रोवाइड्स इट्स मेथड लाइक बुलियन पॉप, अगर पुश की बात करें, पॉप मेथड की बात करें, पीक मेथड की बात करें, ये सारे मेथड प्रोवाइड करता है कौन, हमारा स्टैक। और ये चाइल्ड क्लास होती है किसकी, वेक्टर की। तो अगर हम बात करते हैं इसकी, तो इसको कैसे यूज करते हैं वो देख लेते हैं। तो एक एग्जांपल करते हैं स्टैक का। टेस्ट स्टैक 1। यहाँ पर जैसे मैं स्टैक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, मैं इंटीजर ले लेता हूँ, जेनरिक x1 इज इक्वल टू न्यू स्टैक। हम एक्सपोर्ट करते हैं, और उसके बाद मैं यहाँ पे करता हूँ, मैंने स्टैक के अंदर S1 के ऊपर आप पुश मेथड भी चला सकते हो और ऐड भी चला सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। आप पुश पुश भी चला सकते हो, इसके ऊपर ऐड मेथड भी चला सकते हो। तो आप दोनों मेथड कॉल कर सकते हो स्टैक के ऊपर, ये पुश एंड पॉप मेथड। अगर आप स्टैक को यूज करते हो तो ऐड भी कर सकते हो। ऐड अगर करोगे तो उसके अंदर आप जो डेटा ऐड होगा वो इंटीजर में डेटा होगा, ऐड होगा, और ये बुलियन टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। और ये वेक्टर का मेथड है, किसका, ये चाइल्ड क्लास का। इसकी जो पेरेंट, ये जो मेथड है ऐड मेथड है, वो वेक्टर से आ रहा है। किससे आ रहा है, वेक्टर से। अगर मैं पुश मेथड की बात करता हूँ, यहाँ पर जो पुश मेथड है वो वेक्टर का मेथड नहीं है। वो जो मेथड है वो स्टैक का मेथड है। किसका मेथड है, पुश, S1 डॉट पुश। ये जो पुश मेथड है ये भी रिटर्न टाइप इंटीजर करेगा, लेकिन ये जो मेथड है ये किसका मेथड है, स्टैक का मेथड है। किसका मेथड है, स्टैक। तो आप अगर स्टैक के काम करें तो पुश मेथड को यूज कर लेते हैं, उसके अंदर हमने वैल्यू ऐड कर दी। इस तरीके से। अब जैसे ही हम यहाँ पर बात करते हैं, तो S1 के ऊपर मैंने स्टैक किया, पुश मेथड चलाया, तो पुश मेथड के थ्रू अगर मैं आपसे आउट करता हूँ, यहाँ पर हमने S1 को प्रिंट करा दिया। जैसे ही S1 को प्रिंट कराऊंगा तो यहाँ पर जब इसको रन करता हूँ तो इसमें वही डेटा ऐड हो जाएगा क्लिस क्यू में जो यहाँ पर शो हो रहा है। ऑर्डर ये भी मेंटेन करेगा, जिस ऑर्डर में आप वैल्यू ऐड करोगे वही ऑर्डर मेंटेन करके आपको प्रिंट करके दे देगा। नेक्स्ट हम अगर बात करते हैं, तो यहाँ पर भी आप अगर आइट्रेशन करना चाहो तो आइट्रेशन कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप S1 के ऊपर डॉट पॉप चलाते हो, S1 की, क्योंकि ये पॉप, इसमें हमने बोला था कि पुश एंड पॉप, तो अगर पॉप चलाओगे तो जो सबसे लास्ट में आया है उस वो अपने आप ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो सबसे लास्ट में आया वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर S1 को फिर से प्रिंट कराया, और S1 को फिर से प्रिंट कराया, तो ये लास्ट वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा हमारा, 45 क्या हो गया, रिमूव हो गया। क्योंकि पुश में क्या होता है, पॉप में क्या होता है, जो सबसे लास्ट में एलिमेंट होता है, जो सबसे लास्ट में आता है उसको क्या करेगा, वो रिमूव कर देगा। क्योंकि जो स्टैक है वो हमारा लीफो को फॉलो करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। तो सबसे लास्ट में आया सबसे पहले जाएगा। तो मैं इस तरीके से आप इसके ऊपर आइट्रेशन चलाना चाहो तो आइट्रेशन चला सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मली आप आइट्रेशन इस पे चला सकते हो। तो हमने ऐसे इस पे कह रहा फॉर ईच, अगर आप S1 के ऊपर भी फॉर ईच चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर ईच लैम्डा एक्सप्रेशन आपने ई को प्रिंट कराया, और आप चाहो तो इस तरीके से एलिमेंट को इसको भी रन कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अभी हमारा डेटा को सारे के सारे फैच करके दे देगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारे पास क्या था, हमने बात करी यहाँ पर स्टैक की, इसकी बात करी हमने स्टैक। इसको हम आगे पढ़ेंगे स्टैक के अंदर और कौन कौन से मेथड होते हैं, तो कैसे ये वर्क करता है। नेक्स्ट हमारे पास होता है क्यू इंटरफेस।
नेक्स्ट हमारे पास आता है क्यू इंटरफेस। तो क्यू इंटरफेस जो है क्यू इंटरफेस मेंटेन्स द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर। जो क्यू इंटरफेस है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब फीफो को फॉलो करता है, जो पहले आएगा वो पहले जाएगा, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर। तो क्यू इंटरफेस मेंटेन्स द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर। इट कैन बी डिफाइंड एज अ एन ऑर्डर्ड लिस्ट। ये भी क्या करता है, डिफाइन करता है ऑर्डर्ड लिस्ट। एक ऑर्डर्ड लिस्ट होती है दैट इज यूज्ड टू होल्ड द एलिमेंट विच आर अबाउट टू बी प्रोसेस। ये होल्ड करता है एलिमेंट जिस तरीके से हम इसको होल्ड कर रहे हैं अबाउट द प्रोसीजर, जो भी आपको प्रोसीड करना है वो सारी चीजें। तो देयर आर वेरियस क्लासेस होती हैं हमारे पास क्यू इंटरफेस की। चाइल्ड क्लास से प्रायोरिटी की होती है। वैसे क्यू इंटरफेस का एक चाइल्ड इंटरफेस है डी क्यू इंटरफेस, और डी क्यू इंटरफेस की एक चाइल्ड क्लास होती है एरे डी क्यू विच इंप्लीमेंट द क्यू इंटरफेस। तो किसको इंप्लीमेंट करते हैं, क्यू इंटरफेस को इंप्लीमेंट। मतलब अगर हम बात करें तो क्यू इंटरफेस की जो डायरेक्टली चाइल्ड है वो है प्रायोरिटी क्यू, और उसका एक चाइल्ड इंटरफेस है, इसको बोलते हैं हम डी क्यू। और डी क्यू इंटरफेस का एक चाइल्ड इंटरफेस है क्या हमारा, एरे डी क्यू। जो एरे डी क्यू यानी जो डी क्यू इंटरफेस का चाइल्ड इंटरफेस है वो है हमारा एरे डी क्यू। तो देयर आर वेरियस क्लासेस दैट इंप्लीमेंट द क्यू इंटरफेस। हमारे पास बहुत सारी क्लासेस हैं जो इंप्लीमेंट करती हैं किसको, क्यू इंटरफेस को। सम ऑफ द गिवन बिलो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रायोरिटी की। इसकी बात करते हैं प्रायोरिटी क्यू। तो अगर हम प्रायोरिटी क्यू की बात करें तो प्रायोरिटी क्यू क्लास इंप्लीमेंट द क्यू इंटरफेस। जो प्रायोरिटी क्यू क्लास है वो इंप्लीमेंट करती है किसको, क्यू इंटरफेस को। किसको इंप्लीमेंट करती है, क्यू इंटरफेस को। इट होल्ड द एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट, ये भी होल्ड करता है एलिमेंट और ऑब्जेक्ट को, विच आर बी प्रोसीड बाय देयर प्रायोरिटीज, जो कि प्रोसीड होते हैं किसपे, प्रायोरिटी के बेसिस। प्रायोरिटी जो क्यू होती है वो डज नॉट अलाउ नल वैल्यूज। इसके अंदर कोई नल वैल्यू स्टोर नहीं होती, टू बी स्टोर्ड इन द क्यू। इसमें कोई नल वैल्यू हम स्टोर नहीं कर सकते। और यहाँ पर जो ऑर्डरिंग होती है वो नेचुरल ऑर्डरिंग होती है। हम ये नहीं कह रहे जिस ऑर्डर में हमने एलिमेंट ऐड किया है उस ऑर्डर में ये प्रिंट नहीं करेगा। जो प्रायोरिटी क्यू में जो ऑर्डरिंग होती है वो प्रायोरिटी के बेसिस पे होती है, प्रोसीड करती है वो प्रायोरिटी के बेसिस पे करती है। और ऑर्डरिंग होती है नेचुरल ऑर्डरिंग होती है। इसमें ये नहीं कि हमने जिस ऑर्डर में ऐड किया है उस ऑर्डर में हमें प्रिंट करेगा। तो एक बार इसको करके देख लेते हैं प्रायोरिटी क्यू पे। हम इसको कैसे यूज करते हैं। तो हम यहाँ बात करते हैं टेस्ट प्रायोरिटी क्यू। टेस्ट प्रायोरिटी क्यू की बात करते हैं यहाँ पर। हम टेस्ट प्रायोरिटी क्यू की अगर बात कर रहे हैं यहाँ पर तो इसको भी देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं प्रायोरिटी क्यू। p1 इज इक्वल टू न्यू प्रायोरिटी क्यू। इसको भी जेनेरिक टाइप का बना लेते हैं। जेनेरिक इसमें स्ट्रिंग बना लें। के बाद मैंने p1 के ऊपर डॉट ऐड किया, कृष्णा p1 डॉट ऐड चलाया, अमित p1 डॉट ऐड चलाया, विजय p1 डॉट ऐड चलाया, अमित p1 डॉट ऐड चलाया, विक्रम। यहाँ पर तो मैं ऑर्डर प्रिंट कराऊंगा, इसको सिस आउट करता हूँ मैं। तो सिस आउट के अंदर मैंने p1 को प्रिंट कराया। अब जब भी आप p1 को प्रिंट कराओगे इनके तो प्रायोरिटी की, तो यहाँ पर जब आप इसको रन करते हो, रन एज जावा एप्लीकेशन, तो भाई यहाँ पर देखो अब मैंने ऑर्डर किस ऐड में किस में किया है, लेकिन प्रायोरिटी वो प्रिंट किसको कर रहा है, वो ऑर्डर मेंटेन नहीं कर रहा, वो इंसर्शन ऑर्डर नहीं प्रिंट कर रहा, वो नेचुरल ऑर्डरिंग के ऊपर इसको प्रिंट कर रहा है। नेचुरल ऑर्डरिंग मतलब नेचुरल असेंडिंग ऑर्डर जो होता है उसमें प्रायोरिटी ऑर्डरिंग नेशनल
ऑर्डरिंग, अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये नेचुरल ऑर्डरिंग पे काम करता है। तो डिफॉल्ट कैपेसिटीज की जैसे इनिशियली होती इन 11 होती है ऑर्डर इट्स एन इम्प्लीमेंट अकॉर्डिंग टू नेचुरल ऑर्डरिंग। आप इसमें कोई भी, अगर मैं यहाँ पर अजय देता हूँ एक बार, मैंने दिया अजय, मैं उसको रन करता हूँ तो ये आ जाए, यानी नेचुरल ऑर्डरिंग पे प्रिंट कर रहा है, ये नॉर्मल ऐसे प्रिंट नहीं करता। तो प्रायोरिटी क्यू हमेशा जो मेंटेन करता है वो इंसर्शन ऑर्डर को मेंटेन नहीं करता, वो जो वैल्यू प्रिंट करता है वो नेचुरल ऑर्डरिंग पे प्रिंट करता है जो उसकी ऑर्डरिंग होती है। ठीक है, अगर आप इसमें तो आप इसको इस तरीके से फैच कर सकते हो, आप इस पे भी फॉर ईच ला सकते हो, T1 डॉट फॉर ईच अपने तो फॉर ईच सिस आउट ऐसे कर दिया और यहाँ पर एक ही कम दिया। जैसे इसको हम रन करेंगे यहाँ पर तो मेरे को वही ऑर्डर प्रिंट करना है। इसको बोलते हैं प्रायोरिटी। तो ये हमने प्रायोरिटी क्यू के बारे में देखा। तो प्रायोरिटी क्यू का जो ऑर्डरिंग सिस्टम होता है वो नेचुरल इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं करता, वो हमारा क्या होता है, एक नेचुरल ऑर्डरिंग पे बेस्ड होता है। तो उस दिन ये बता देता, प्रायोरिटी वाला बता देता ना, प्रायोरिटी क्यू। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि यहाँ पर डी क्यू इंटरफेस, क्या आता है हमारा, डी क्यू। डी क्यू इंटरफेस और मैंने प्रायोरिटी क्यू में डिफरेंस ये बताया था एरे डी क्यू में, कि प्रायोरिटी क्यू जो होता है वो हमारा जो उसका जो ऑर्डरिंग होती है वो क्या होती है, नेचुरल ऑर्डरिंग होती है। उसमें जिस ऑर्डर में हम देते हैं उस ऑर्डर में वो प्रिंट नहीं करता। जबकि डी क्यू इंटरफेस जो एक्सटेंड करता है वो क्यू इंटरफेस का चाइल्ड होता है, डी क्यू इंटरफेस। इन डी क्यू इंटरफेस वी कैन रिमूव द एंड ऐड द एलिमेंट फ्रॉम बोथ साइड्स, क्योंकि डबल एंडेड क्यू होती है। क्या होती है, डबल एंडेड क्यू। DQ stands for double-ended queue, which enables us to perform operation at the both end। दोनों तरफ से हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि हम लिंक लिस्ट में करते थे। किसमें करते थे, लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट किसको फॉलो करती थी, डबली लिंक लिस्ट को। किसको, डबली को। अब एरे DQ में जो ऑर्डर होता है वो मेंटेन करता है, क्योंकि ये इंटरनली लिंक लिस्ट को ही इंप्लीमेंट करता है। किसको, लिंक लिस्ट को ही ऐड करता है। तो एरे DQ क्लास इंप्लीमेंट द DQ इंटरफेस। इट फैसिलिटेट अस टू यूज अ DQ। इसको थ्रू हम क्या करते हैं, DQ को यूज करते हैं। अनलाइक क्यू वी कैन ऐड और डिलीट द एलिमेंट फ्रॉम बोथ द एंड्स। हम इसमें क्यू की तरह इसके अंदर हम दोनों तरफ से एलिमेंट को ऐड भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। एरे DQ इज फास्टर देन द एरे लिस्ट एंड स्टैक। जो एरे DQ है वो थोड़ा फास्ट होता है, किससे, एरे लिस्ट से और किससे, स्टैक से। एंड हैज नो कैपेसिटी रिस्ट्रिक्शन, और इसमें कोई कैपेसिटी रिस्ट्रिक्शन भी नहीं होती। जबकि क्यू के अंदर 11 होती है। क्या होती है, 11। जो उसको रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, वो बाय डिफॉल्ट उसकी कैपेसिटी क्या होती है, 11। तो इसको एक बार करके देख लेते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक क्लास बनाता हूँ। अगर हम DQ इंटरफेस रखते हैं तो मैं DQ या एरे DQ या ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। अगर मैं अपकास्टिंग करता हूँ यहाँ पर, तो DQ में क्या लिया मैंने, स्ट्रिंग ले लिया। क्या लिया? स्ट्रिंग। जेनरिक हमने बना दिया, हमने जेनरिक पढ़ा था उस दिन, तो जेनरिक क्लास और जेनरिक मेथड दोनों हमने सीखे थे। न्यू एरे DQ। के बाद अब मैं यहाँ पर DQ पे जब मेथड करूंगा तो DQ पे ऐड मेथड चलाऊंगा, तो DQ डॉट ऐड मैंने कर दिया आज, DQ डॉट ऐड कर दिया मैंने सचिन। DQ डॉट सॉरी, अब इसमें देखो ऐड फर्स्ट मेथड भी होता है और ऐड लास्ट, इसको तो मैं करके दिखाऊंगा कल। मैं इसको DQ डॉट, क्योंकि यहाँ पर हम बोथ एंड से कर सकते हैं, दोनों तरफ से। मैंने भी कर दिया विवेक। अब अगर मैं यहाँ पर इसको SOP करता हूँ, सिस आउट करता हूँ, सिस आउट में मैं DQ को प्रिंट कराता हूँ। जब DQ को प्रिंट कराता हूँ तो जैसे मैं इसको रन एज करूंगा, रन एज जावा एप्लीकेशन, तो यहाँ पर ये अजय, सचिन और विवेक आ गए। अगर मैं यहाँ पर DQ के ऊपर DQ डॉट एड फर्स्ट करता हूँ, क्या करता हूँ देखो, एड फर्स्ट एड लास्ट दोनों है। एड फर्स्ट, तो एड फर्स्ट करूंगा मैंने यहाँ पर अमित कर दिया। तो भाई अब जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो जो अमित है वो कहाँ पर ऐड हो जाएगा, कि ये बोथ है, डबल एंडेड क्यू का काम करता है। तो अगर मैं चलाऊंगा तो सेकंड वाले में अमित पहले आ जाएगा। बाय डिफॉल्ट तो लास्ट में ऐड होता ही है, तो अगर आप DQ के ऊपर ऐड लास्ट मेथड भी चला सकते हो, ऐड लास्ट। उसको आप SOP करते हो, जैसे इसको रन एज करता हूँ जहाँ एप्लीकेशन, तो ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। ठीक है। अब जैसे मैंने इसे बताया, तो यहाँ पर हमारे पास अलग अलग और भी मेथड होते हैं। जब मैं DQ पे इस पे कर रहा हूँ वर्क, तो ऐड फर्स्ट भी कर सकते हो, ऐड लास्ट भी कर सकते हो। ट्रावर्सिंग करनी है तो आप आइटरेटर का यूज कर सकते हो, फोर ईच का भी यूज कर सकते हो, फोर ईच फोर लूप का भी यूज कर सकते हो, और फोर ईच रिमेनिंग का भी यूज कर सकते हो, और फोर ईच मेथड का भी यूज कर सकते हो। बहुत चारों हमने अलग अलग तरीके से आइटरेशन करके देखी थी। तो अगर मैं आइटरेटर का यूज करता हूँ तो देखो दोबारा से बताता हूँ आइटरेटर का यूज क्या कैसे करते हैं। आइटरेटर हमारे पास क्या होता है, एक इंटरफेस होता है, उसके अंदर तीन मेथड होते हैं, हैज नेक्स्ट, रिमूव नेक्स्ट और फॉर ईच रिमेनिंग मेथड। लेकिन आइट्रेबल भी हमारे पास क्या होता है, एक इंटरफेस होता है, और आइट्रेबल इंटरफेस के अंदर सिर्फ एक ही मेथड होता है, क्या, आइट्रेटर। जो आइट्रेटर मेथड होता है वो ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, किसका, आइट्रेटर इंटरफेस का। इसको हम ट्रावर्सिंग करने के लिए यूज करते हैं, अपने लूप के थ्रू डेटा को फेच करने के लिए। विदाउट, तो आइट्रेटर मैं ऐसे लिखता हूं, तो DQ डॉट आइट्रेटर हमारे पास मेथड है, आइट्रेटर। अभी आइट्रेटर मेथड हमें ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, किसका, आइट्रेटर इंटरफेस का। तो आइट्रेटर हमारे पास एक इंटरफेस है, इसमें स्ट्रिंग टाइप का एलिमेंट जाता है, ITR इज इक्वल टू, इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इम्पोर्ट आइट्रेटर को। हमें कोई नंबर ऑफ आइट्रेशन जब नहीं पता होती तो हम कौन से लूप का यूज करते हैं, हम वाइल लूप का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, वाइल। वाइल के अंदर मैंने ITR, हमें को ये लूप जब तक चलाता रहे, जब तक इसको एलिमेंट मिलता रहे, तब तक ये लूप चलता रहे, तो मैं ITR के ऊपर डॉट हैज नेक्स्ट मेथड चलाता हूँ। हैज नेक्स्ट मेथड हमें बुलियन टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है, जब जब इसको वैल्यू मिलती रहेगी तब तक ट्रू रिटर्न करता रहेगा, जैसी वैल्यू मिलना बंद वो फॉल्स रिटर्न करेगा। फिर सिस आउट करते हैं, और उसके बाद ITR के ऊपर हमारे पास मेथड होता है नेक्स्ट। जो नेक्स्ट मेथड है, तो नेक्स्ट मेथड क्या होता है, जिस पर्टिकुलर रो पर हमें वो एलिमेंट मिला है जहां पर कंडीशन ट्रू ही है, उसके एलिमेंट को रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है, उसके एलिमेंट को। तो अगर मैं इसको ऐसे चलाता हूं तो इसको रन करूंगा, रिटर्न मतलब प्रिंट ही, SOP में लिखा है तो रिटर्न करेगा, तो SOP में आएगा तो प्रिंट ही तो होगा। जो ही वैल्यू रिटर्न होके आएगी वो SOP में लिख रखा है ना हमने। अगर किसी वेरिएबल में होल्ड करता तो वेरिएबल में आती, हमने SOP में चला रखा है तो क्या करेगा, उसको प्रिंट कर देगा।
तो जैसे ही मैं इसको रन एज करूंगा वो रिटर्न करता है, और ये मेरे को एक एक करके यहाँ पर वैल्यू, जैसे एक एक वैल्यू आती जाएगी उसको प्रिंट करता रहेगा नेक्स्ट लाइन में। अगर आप प्रिंट एलन हटा देते हो, थोड़ा सा स्पेस देते हो यहाँ पर, तो एक सिंगल लाइन में प्रिंट कर देगा उस चीज। तो मैं आप इस तरीके से फॉर ईच मेथड का भी यूज कर सकते हो। dq डॉट फॉर ईच, इसके अंदर कुछ नहीं करना आपको, लैम्डा एक्सप्रेशन यूज कर लोगे आप। आउट, और आउट के अंदर आप इस ई को प्रिंट करा दोगे। तो प्रिंट एलन नहीं करना तो आप इसको भी ऐसे प्रिंट एलन हटा दो यहाँ से, और इसमें स्पेस ई दे दो। तो फॉर ईच मेथड, ये फॉर ईच मेथड जो है वो किसका है, कलेक्शन इंटरफेस का मेथड है। जबकि फॉर ईच रिमेनिंग किसका मेथड होता है, देखो इसी के आगे प्रिंट कर दिया उसने ना, इस विजय वाले के आगे ये इसलिए प्रिंट कर दिया क्योंकि हमने यहाँ पर भी एसओपी चलाया। अगर मैं सिंपल यहाँ पर एक एसओपी चला देता हूँ तो खाली लाइन चेंज करेगा, तो अब आपकी वो आउटपुट वो आ जाएगी न्यू लाइन में। तो देखो सिंपल आ गया। तो इसने ये भी, इसको बोलते हैं लैम्डा एक्सप्रेशन, और फॉर ईच मेथड को यूज किया। जो मेरे को ये तीन, इतने कितने लाइन का काम, 1 2 3, ये इतना काम मेरे को मैंने एक सिंगल लाइन में कर दिया इसके थ्रू, फॉर ईच मेथड के थ्रू। आपको वो आइटरेशन चलाने की जरूरत नहीं है। हम जब आगे यूज करेंगे बूटस्ट्रैप वगैरह में, स्प्रिंग बूट वगैरह में, तो हम फॉर ईच लैम्डा एक्सप्रेशन को यूज करेंगे। सिंपल आया इस तरीके से। तो एरे डीक्यू में देखो एक चीज, एक और चीज कॉमन यहाँ पर क्या है कि जिस ऑर्डर में मैंने एलिमेंट ऐड किए हैं उसी ऑर्डर में प्रिंट कर रहा है वो, है ना। जबकि हम अगर जब प्रायोरिटी क्यू की बात कर रहा था यहाँ पर, जब मैंने ये प्रायोरिटी क्यू वाला चलाया था, गया ये क्यू वाला चलाया था, इसके केस में क्या होता था, क्या ये, तो प्रायोरिटी क्यू में क्या था, जैसे मैं इसको रन करता हूं अभी, तो जब रन एज जावा एप्लीकेशन कर रहा था मैं यहाँ पर, तो भाई वो जो ये जो एलिमेंट है मैंने जिस ऑर्डर में दिए हैं, क्योंकि मैंने एरे डीक्यू का यूज किया यहाँ पर। अरे प्रायोरिटी वाला का है, हमने प्रायोरिटी क्यू हटा दिया था ना यहाँ पर। अगर मैं यहीं पे प्रायोरिटी क्यू लिखता, और जब मैं इसको चलाऊंगा तो यहाँ पर एलिमेंट सारे एक अलग अलग आएंगे, कोई भी सेम ऑर्डर में नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या फॉलो करता है इंटरनली, नेचुरल ऑर्डरिंग को फॉलो करता है। नेचुरल ऑर्डरिंग बाय डिफॉल्ट इनिशियल कैपेसिटी क्या होती है इसकी, 11 होती है, जबकि एरे डी की कोई इनिशियल कैपेसिटी या नहीं होती। समझ में आया इस तरीके से। तो ये डिफरेंस होता है। नेक्स्ट हमारे पास होता है सेट इंटरफेस। क्या आता है हमारे पास, सेट इंटरफेस। जैसे हमने लिंक लिस्ट, लिस्ट इंटरफेस पढ़ा, लिस्ट इंटरफेस की 4 चाइल्ड क्लास होती है। 4 होते हैं, क्या होते हैं, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर, और उसके अंदर क्या होता है, स्टैक। सेट इंटर, और जब क्यू इंटरफेस की बात करें तो क्यू इंटरफेस का चाइल्ड क्लास होती है क्या, प्रायोरिटी क्यू। क्यू इंटरफेस का चाइल्ड इंटरफेस होता है डी क्यू, और डी क्यू इंटरफेस की चाइल्ड क्लास होती है क्या, एरे डी क्यू। उसके बाद हमारे पास आता है सेट इंटरफेस। क्या आता है हमारा, सेट इंटरफेस। सेट एक इंटरफेस होता है। सेट इंटरफेस इन जावा इज प्रेजेंट इन जावा डॉट यूटिल पैकेज। इट एक्सटेंड द कलेक्शन इंटरफेस। इट रिप्रेजेंट द अनऑर्डर्ड सेट ऑफ एलिमेंट। यहाँ पर भी जो एलिमेंट होता है उसका कोई ऑर्डर मेंटेन नहीं करता, ये अनऑर्डर्ड होता है। क्या होता है, अनऑर्डर्ड। which does not allow to store the duplicate element। लेकिन इसका एक फायदा होता है, इसके अंदर कभी डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं आते। जब भी आपको डुप्लीकेसी को रिमूव करना हो तो आप किसी भी लिंक लिस्ट को या एरे लिस्ट को सेट में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको डुप्लीकेट एलिमेंट स्टोर नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए आप क्या यूज करते हो, सेट इंटरफेस को यूज कर लेते हो, सेट इंटरफेस का यूज करते हो। तो वी कैन स्टोर एट मोस्ट 1 नल वैल्यू, और इसके अंदर आप एक नल वैल्यू भी स्टोर कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेट इज इंप्लीमेंटेड बाय हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट एंड ट्री सेट। अब जो सेट इंटरफेस होता है हमारे पास, उसकी 2 चाइल्ड क्लास होती है, एक हैश सेट होती है और एक लिंक्ड हैश सेट होती है। एक हैश सेट होती है और क्या होती है, एक लिंक्ड हैश सेट होती है।
फिर इसी सेट इंटरफेस का एक और चाइल्ड इंटरफेस होता है, इसको बोलते हैं सॉर्टेड सेट। क्या बोलते हैं? सॉर्टेड सेट। और सॉर्टेड सेट के अंदर हमारे पास जो इसकी चाइल्ड क्लास होती है ट्री सेट। क्या होती है? ट्री सेट। तो ट्री सेट मतलब क्या होगा इसमें, अगर मैं सॉर्टेड सेट की बात करें तो सॉर्टेड सेट के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो बाय डिफॉल्ट सॉर्टिंग ऑर्डर में भी आएंगे। किस में आएंगे? सॉर्टिंग ऑर्डर में। और सॉर्टिंग ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, असेंडिंग भी हो सकता है और डिसेंडिंग भी हो सकता है। समझ में आया? इस तरीके से। तो ये हमारे पास अलग अलग इंटरफेस है। ये क्या है हमारे पास? सेट इंटरफेस। अब सेट, न्यू हैश सेट, लिंक हैश सेट और ट्री सेट। तो सबसे पहले आता है हमारा हैश सेट। अब अगर मैं हैश सेट की बात करता हूं तो हैश सेट क्लास इंप्लीमेंट सेट इंटरफेस। अब इसमें डेटा जो होगा वो अनऑर्डर्ड होगा, कोई ऑर्डर मेंटेन नहीं करेगा। इट रिप्रेजेंट द कलेक्शन दैट यूजेस हैश टेबल टू स्टोर और स्टोरेज। ये इंटरनली हैश टेबल को यूज करता है। हैशिंग इज यूज्ड टू स्टोर एलिमेंट इन द हैश सेट। इट कंटेन्स यूनिक आइटम्स। ये क्या कंटेन करता है? यूनिक आइटम्स को कंटेन करता है। यूनिक मतलब डुप्लीकेट एलिमेंट को ये कंटेन करेगा ही नहीं, और इसमें कोई ऑर्डर भी नहीं होगा। तो सेट इंटरफेस के अगर कोई भी चाइल्ड है वो डुप्लीकेट तो उसमें आएंगे ही नहीं। ट्री सेट में क्या हो जाएगा? वो सॉर्टिंग ऑर्डर भी कर देगा अपने आप, आपको कोई सॉर्टिंग चलाने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं करके दिखाता हूँ। क्या है जो बार बार? तो नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। अब जैसे यहाँ पर मैं गया, तो यहाँ पर मैं अपनी हैशसेट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। तो हैशसेट में एलिमेंट दिया मैंने स्ट्रिंग, और उसके बाद मैंने एच एस इज इक्वल टू न्यू हैशसेट, स्ट्रिंग दे दिया। एच एस डॉट एड चलाता हूँ। मैंने आज दोबारा से दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जब गया तो ये इसके अंदर हमने एलिमेंट ऐड कर दिए, तो ऑर्डर भी नहीं होगा और एक तो और डुप्लीकेट एलिमेंट इसमें नहीं आएंगे। पहली बात तो चीज ये, इसे सॉल्व करा मैंने। यहाँ पर एच एस को करा दिया प्रिंट। जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ, रन एज एप्लीकेशन, तो ये यहाँ पर विवेक, अमित और अजय और सचिन, तो कोई ऑर्डर तो मेंटेन नहीं किया इसने, और डुप्लीकेट अजय को क्या कर दिया उसने? रिमूव कर दिया। तो यहाँ पर आप जब यहाँ पर आपने अगर यहाँ पर कोई भी एलिमेंट ऐड कर रहे हो, अब इसमें सचिन था, अमित था और विवेक था। अजय अजय दो बार था, तो एक अजय को कर दिया उसने रिमूव, मतलब डुप्लीकेट एलिमेंट तो आएंगे नहीं। इंटरफेस का यूज करो, लेकिन आपको अलग से मेथड कॉल करना पड़ेगा। एक एरे लिस्ट पे चला रहे हो तो उसके लिए कलेक्टर स्ट्रीम का यूज करोगे। स्ट्रीम के थ्रू डिस्टिंक्ट मेथड चलाओगे जो उसके अंदर से डुप्लीकेट को रिमूव कर देगा। नहीं, एक सिंगल लाइन में होगा, लेकिन उसके लिए अलग अलग क्लास को यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप शॉर्टिंग के लिए शॉर्ट मेथड होता है, एरे लिस्ट को भी शॉर्ट कर सकते हो, उसके लिए सिर्फ शॉर्ट मेथड होता है, वो मैं बताऊंगा। लेकिन अगर आपको बाय डिफॉल्ट डुप्लीकेसी को अगर रिमूव करना है और आपके पास कोई लिमिटेशन नहीं है, तो आप किसी भी अपने डेटा ऑब्जेक्ट को, यानी अपने एरे लिस्ट या लिंक लिस्ट, उसको सेट में क्या कर दोगे? कन्वर्ट कर दोगे, तो ऑटोमेटिकली डुप्लीकेट एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? रिमूव हो जाएंगे। तो ये हमारे पास, अगर आपको वो पहले से अगर बोलता है कि भैया डुप्लीकेट एलिमेंट चाहिए ही नहीं, तो और उसके बाद ऑर्डर, तो उस केस में आपका ऑर्डर भी मेंटेन नहीं करना। अगर डुप्लीकेट एलिमेंट चाहिए, ऑर्डर मेंटेन करना है, तो आप लिंक्ड हैश सेट का यूज कर लो। किसका यूज कर लो? लिंक्ड हैश सेट। तो उसमें ऑर्डर मेंटेन रहेगा, लेकिन डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं आएंगे।
लेकिन वो कहता है ऑर्डर मेंटेन नहीं करना और डुप्लीकेट एलिमेंट भी नहीं चाहिए, तो आप हैश सेट का यूज कर लो। और ऑर्डर मेंटेन करने के लिए लिंक्ड हैश सेट, उसका नाम ही क्या है, लिंक्ड हैश सेट, मतलब वो किसको इंटरली करता है, लिंक्ड लिस्ट को, इसलिए उसमें ऑर्डर मेंटेन रहता है। तो यहाँ पर हमारा डुप्लीकेट एलिमेंट इसमें स्टोर नहीं होंगे। तो ये मैंने आपको हैश सेट वाला बताया। ट्रावर्सिंग आप हमेशा सेम वही होगी जैसे आप करना चाहो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर लिंक्ड हैश सेट की, नेक्स्ट हमारे पास आता है लिंक्ड हैश सेट। तो वो लिंक्ड हैश सेट क्या था, लिंक्ड हैश सेट क्लास रिप्रेजेंट द लिंक्ड लिस्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ सेट इंटरफेस। It extends the hasset class and implements set interface. Like hasset, it also contains unique element. It maintains the insertion order and permit null value. आप यहाँ पर भी null value दे सकते हो। इसको रन करोगे तो इसके अंदर भी null value तो आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, जबकि array list और linked list में null value contain नहीं करता। अब आप अगर linked hasset का यूज करते हो तो देखते हैं। तो linked hasset की बात करें तो linked अब यहाँ पर ऐसे कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पर आउट करके तो एल को प्रिंट भी कराऊंगा तो यहाँ पर ऑर्डर तो मेंटेन होगा, इंसर्शन ऑर्डर, लेकिन डुप्लीकेट इसमें भी नहीं आएंगे और नल वैल्यू तो ये भी होल्ड करेगा। तो एप्पल ऑरेंज मैंगो तो वही आ रहा है, लेकिन जो डुप्लीकेट एप्पल आया उसको उसने नहीं रखा, लेकिन उसके अंदर नल वैल्यू आ गई, समझ में आया? क्योंकि ये ऑर्डर को मेंटेन करता है। तो लिंक्ड हैश सेट होता है वो ऑर्डर को मेंटेन करता है, जबकि हैश सेट ऑर्डर को मेंटेन नहीं करता। ये मैंने आपको बताया। नेक्स्ट हमारे पास सॉर्टेड सेट इंटरफेस। तो इसका क्या होता है, चाइल्ड इंटरफेस का, किसका, सेट इंटरफेस का चाइल्ड इंटरफेस क्या है हमारा, सॉर्टेड सेट। अब सॉर्टेड सेट इंटरफेस की अगर हम बात करें तो सॉर्टेड सेट इज द अल्टरनेट of set interface that provides a total ordering of its elements. The elements of sorted set are arranged in increasing ascending order। किसमें होता है ascending, आप descending में भी कर सकते हो, उसका मेथड आता है, तो descending order में भी आप sorting कर सकते हो और ascending में। The sorted set provides the additional method in that inhabit natural ordering of the elements। तो नेचुरल ऑर्डरिंग होती है, उसका एक एडिशनल मेथड है क्या हमारा सॉर्टेड सेट के अंदर। सॉर्टेड सेट के अंदर हमारे पास जो चाइल्ड क्लास होती है इसकी, वो क्या होती है, ट्री सेट। क्या होती है वो, ट्री सेट। The jar tree set class implement the set interface that uses a tree for storage. Like has set and tree set also contain unique, इसमें भी आएंगे यूनिक एलिमेंट ही, लेकिन इसकी जो ऑर्डरिंग होगी वो क्या होगी, असेंडिंग ऑर्डर में होती है। क्या होती है, असेंडिंग ऑर्डर में। रिट्रीवल टाइम सेट इंटरफेस क्वाइट फास्ट। ट्री सेट स्टोर्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। जैसे मैं इसको करके दिखाता हूँ।
जैसे यहाँ पर क्या है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं इसकी। तो मैंने ट्री सेट लिया, अब इस टीएस के ऊपर मैं ऐड करता हूँ इन टीचर, टीएस डॉट ऐड, मैंने 88, टीएस डॉट ऐड दिया मैंने 69, टीएस डॉट ऐड वहाँ पर दिया मैंने 98, टीएस डॉट ऐड वहाँ पर दिया मैंने 4, टीएस डॉट ऐड टीएस डॉट ऐड मैंने यहाँ पर दे दिया, इसमें 88 फिर से दिया, तो डुप्लीकेट एलिमेंट तो कंटेन करेगा नहीं, और उसके बाद नल भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, मैंने करके दिखा दिया। अब अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर डिफॉल्ट, इसकी ऑर्डरिंग असेंडिंग ऑर्डर में होगी, किसमें होगी, असेंडिंग में। तो जैसे मैं इसको रन करता हूँ, रन एज जावा एप्लीकेशन किया, 4 45 63 69 88 98, और इसने कर दिया उसको, जो डुप्लीकेट 88 था उसको कर दिया रिमूव कर दिया। तो ये होता है हमारा ट्री सेट। क्या होता है हमारा ट्री सेट? जब आपको अपनी डुप्लीकेसी एलिमेंट यानी एलिमेंट को असेंडिंग ऑर्डर में रखना हो और डुप्लीकेट एलिमेंट को रिमूव करना हो, तो उसके लिए आप क्या यूज करते हो, ट्री सेट का यूज करते हो। किसका यूज करते हो, ट्री सेट। अब ये तो मैंने आपको सबके इंट्रोडक्शन करके दिखा दिए कि भाई कौन सा किसका क्या काम होता है, कौन सा चीज किस लिए यूज होती है। अब हम जो स्टार्ट करेंगे, अब हम अपना फिर से जो स्टार्ट करेंगे वो एरे लिस्ट स्टार्ट करेंगे। और एरे लिस्ट के अंदर हमारे जितने मेथड होते हैं, जैसे एरे लिस्ट के अंदर ये सारे के सारे जितने ये मेथड होते हैं, लास्ट इंडेक्स ऑफ, ये जो लिस्ट आइटरेटर, ये सारे मेथड हम इनके कॉल करके देखेंगे कैसे कॉल करते हैं। तो एरे लिस्ट के अंदर हम सारे मेथड चलाकर देखेंगे, ये सारे एरे लिस्ट के। उसके बाद लिंक लिस्ट यानी मेथड ऐसे भी, इसमें मेथड को कॉल करना है और आपको देखना है कैसे करना है। वो मैं करके दिखाऊंगा आपको कैसे करना है। तो अरे लिस्ट ही बना रहे तो फिर जरूरी है सेट, वो एसेट यूज कर, वो यूज करे, सेट इंटरफेस को यूज ही मत कर है। नहीं, खाली ओनली हमें बस डुप्लीकेट एलिमेंट चाहिए हो अरे में। डुप्लीकेट एलिमेंट चाहिए हो तो उसको, उसके लिए तो फिर तो डुप्लीकेट एलिमेंट निकाल लेना वो, उसके तो लूप आता है, वो अपने लॉजिक जैसे लूप चलाते हैं नॉर्मली एरे के प्रोग्राम में, डुप्लीकेट एलिमेंट निकाल के दे देगा वो। चेक करना पड़ेगा ना इफ एल्स के थ्रू उसको। और जब इसमें करोगे तो डुप्लीकेट को रिमूव कर देगा, वो क्या कर देगा, रिमूव। तो इसका लिंक लिस्ट, पहले हम एरे लिस्ट से कर लेंगे एक एक क्वेश्चन को, एक एक फंक्शन को, और उसके बाद लिंक लिस्ट। समझ में आया ये जो मैंने कराया? तो इसके आगे मैं फिर इसको कल ही करके दिखा दूंगा। कल हम करेंगे क्या, एरे लिस्ट से स्टार्ट करेंगे। किससे स्टार्ट करेंगे? इसके बाद हमारा कलेक्शन हो जाएगा, फिर मैं जावा 8 के नए फीचर बताऊंगा। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, एरे लिस्ट के अंदर लिस्ट आइटरेटर जब दे रखा है, हमने AL4 के ऊपर या AL के ऊपर डॉट लिस्ट आइटरेटर मेथड चलाया। क्या चलाया? लिस्ट आइटरेटर। ठीक है, अब लिस्ट आइटरेटर मैंने मेथड चलाया। अब यहाँ पर ये हमें ऑब्जेक्ट किसका रिटर्न करेगा, लिस्ट आइटरेटर का। किसका? लिस्ट आइटरेटर का। इसमें हमने स्ट्रिंग ले लिया, ITLTR, ऐसे कर दिया। इसको मैंने इंपोर्ट कर लिया।
अब यहाँ पर मैं चलाता हूँ वाइल लूप, मैं एल टी आर के ऊपर डॉट, अब एल टी आर जो है उसके ऊपर डॉट, मेरे पास देखो इक्वल्स मेथड है, हैज नेक्स्ट मेथड है, हैज प्रीवियस मेथड है कि नहीं है, ये लिस्ट आइटरेटर का है, किसका है, लिस्ट आइटरेटर का। अब लिस्ट आइटरेटर, अब मैंने जब हमेशा जब भी आइटरेटर को यूज, जो आइटरेटर होता है वो हमारा ओनली किस में वर्क करता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर आपको बैकवर्ड डायरेक्शन में भी काम करना हो तो आप लिस्ट आइटरेटर को यूज करते हो, किसको यूज करते हो, लिस्ट आइटरेटर। तो हैज प्रीवियस चलाया, लेकिन अब अगर मैं पहले देखो मैं दिखाता हूँ, तो मैं एसओपी करता हूँ अभी, सिस्टम डॉट आउट डॉट, मैंने सिस्टम एसओ इस आउट किया, और मैं इस एल टी आर के ऊपर डॉट प्रीवियस मेथड चलाता हूँ। लेकिन अब आप, जब मैं इसको चलाकर दिखाता हूँ, तो एक बार रन करते हैं इसको, एक बार देखते हैं, मैंने चलाया, कहाँ गया, प्रिंट क्यों नहीं किया इसने, लाइन ही लाइन आ गई फिर। अब वो प्रीवियस की बात कर रहे हैं, देखो हैज प्रीवियस गया, हैज, तो हैज प्रीवियस ऐसे नहीं चलेगा, पहले आपको उसके ऊपर हैज नेक्स्ट चलाना पड़ेगा। देखो देखो अब मैं देखो जैसे कि कराता हूँ, जैसे मैंने एल टी आर चलाया, एल टी आर के ऊपर मैंने पहले चला दिया डॉट हैज नेक्स्ट, ठीक है, हैज नेक्स्ट चला दिया, और उसके ऊपर मैं चला दिया नेक्स्ट। पहले मैं उस पोजीशन पे पहुंच जाऊं, पहले मैं उस पोजीशन पे पहुंच गया। अब जैसे अभी मैं इसको चलाता हूँ ना, देखो अभी ये रन कर देगा, ये आ गई लिस्ट। अरे यार किसका माइक ऑन बंद कर लिया अगर भाई, ठीक है, ये लिस्ट आ गई। अब मैं इसी के नीचे जाके वाइल चलाता हूँ, क्या चलाता हूँ, वाइल एल टी आर डॉट हैज प्रीवियस, और उसके बाद और सिस आउट करता हूँ एल टी आर डॉट प्रीवियस। तो पहले हम उसके पास गए, और उसके बाद अब मैं इसको एक बार रन करता हूँ, या रन एज एप्लीकेशन किया, आप देखो हो गया ना, ब्लैक ऊपर चला गया, ये समीर राज नीचे आ गया। जब यानी अगर आप लिस्ट आइटरेटर चलाते हो, तो अगर आप डायरेक्टली प्रीवियस चलाओगे तो वो काम नहीं करेगा। आप पहले, अगर आप जैसे पहले आप नेक्स्ट चला के, यानी पहले उस पोजीशन पे पहुंच जाओ लास्ट वाली पे, फिर जब वो लास्ट वाली पोजीशन पे कर्सर पहुंच गया, फिर उसके बाद से आप वहां से प्रीवियस चला दोगे तो वो बैकवर्ड में आ जाएगा, किसमें आ जाएगा, बैकवर्ड में, इस तरीके से। डुप्लीकेट एलिमेंट फाइंड करेंगे वो एक अलग तरीका है, उसके लिए फिर डिस्टिंक्ट मेथड को यूज करेंगे, वो मैं करके दिखाऊंगा कैसे करते हैं। अब यहाँ पर मैं गया तो जैसे मैं यहाँ पर गया, अब मैंने इसके अंदर एक और मेथड होता है क्या, लिस्ट आइटरेटर इंट इंडेक्स, क्या होता है, लिस्ट आइटरेटर इंट इंडेक्स। तो इसको भी देख लेते हैं एक बार। जब तो मैं आई टी आर ओ ए एल के ऊपर डॉट लिस्ट आइटरेटर मेथड चलाता हूँ, और इसके अंदर मैंने इंडेक्स पास कर दिया, मान लो 5, क्या पास कर दिया, 5, ऐसे कर दिया। इसने फिर हमें ऑब्जेक्ट इन कर दिया लिस्ट आइटरेटर, आपने फिर इसमें स्ट्रिंग दे दी, और आपने एल टी आर 1 दे दिया 1, और फिर आपने वाइल लूप चलाया, वाइल डॉट एल टी आर, पहले नेक्स्ट चलाते हैं, है ना, मैंने 5 पास कर रखा है एज नेक्स्ट, एक्सेस आउट किया, फिर एल टी आर डॉट नेक्स्ट चलाया, और इस बार मैं लाइन चेंज नहीं कर रहा, मैं प्रिंट की का सिर्फ प्रिंट चलाता हूँ, और यहाँ पर स्पेस देता हूँ, कहता हूँ स्पेस। और जैसे मैं इसको रन करता हूँ, देखो इसने अब बताऊँ रीड कहाँ से किया है, जैसे हमने समीर राज है, फिर प्रणव है, फिर एप्पल है, एक सेकंड ना, सारी वैल्यू दी है, एक
तो हमने इंडेक्स दिया, तो इसको अगर स्पेसिफाइड पोजीशन देनी है तो सबको दे रहा है। सॉरी, LTR1 और LTR1, ठीक है, हमने LTR पे चला दिया। तो अगर मैं यहाँ पर गया, अब देखो कहाँ से दे रहा है वो, शशांक से। मतलब आप लिस्ट आइटरेटर चलाकर उसमें इंडेक्स भी पास करके उस पर्टिकुलर लोकेशन से निकाल सकते हो जो आपने लिस्ट आइटरेटर में इंडेक्स दिया है, ठीक है, इस तरीके से। क्लियर है ये? उसके बाद हमारे पास आता है क्या, रिमूव मेथड। क्या आता है हमारा, रिमूव। रिमूव का मतलब क्या है, आप रिमूव में मतलब जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट भी दे सकते, रिमूव कर सकते हो आप कोई। जैसे हम चलाते हैं यहाँ पर रिमूव मेथड इंडेक्स, तो मैंने यहाँ पर मान लो AL के ऊपर डॉट रिमूव मेथड चलाया। रिमूव में मैं इंडेक्स भी दे सकता हूँ भैया, इंडेक्स मैंने दिया 0 दे दिया, क्या दिया, 0, ठीक है। और फिर मैंने इसको प्रिंट करा लिया, AL को इसको प्रिंट करा लिया, दिस आउट, AL को करा दिया प्रिंट। और जैसे ही मैं इसको रन एज एप्लीकेशन करता हूँ, उसने 0 को करा दिया, रिमूव कर दिया, मतलब शशांक वो जो था राज, समीर राज, इसको रिमूव कर दिया। क्लियर है इतना? उसके बाद रिमूव ऑब्जेक्ट। अभी तो हमने इंडेक्स पास किया है, अभी तो हमने क्या करा है, ऑब्जेक्ट पास किया है। लेकिन आप ऑब्जेक्ट की वजह आप क्या कर सकते हो यहाँ पर, हम्म, आप उस यानी अभी हमने क्या पास किया, इंडेक्स। लेकिन आप ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हो, क्या पास कर सकते हो, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भी आप पास कर सकते हो, कैसे ऑब्जेक्ट पास करेंगे वो दिखाता हूँ। मतलब आप प्रिंट, जैसे कि आप AL डॉट रिमूव, आपने यहाँ पास कर दिया प्रणव, और मैं यहाँ पर गया और मैंने इसको फिर से रिमूव कर दिया। मैंने जा एप्लीकेशन, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, फिर से ये रिमूव हो गया। समझ में आया? इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट से भी रिमूव कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास आता है क्या, रिमूव ऑल। हमने यहाँ पर AL के अंदर AL3 ऐड किया था ना, AL के अंदर AL3 ऐड किया था भैया। हमने करा यहाँ पर AL डॉट रिमूव ऑल, और इसमें क्या पास कर दिया, AL3 पास कर दिया। AL3 हमारा दूसरा कलेक्शन है। और उसके बाद फिर मैंने AL SOP में AL को करा लिया प्रिंट। तो पूरा का पूरा जो कलेक्शन था वो रिमूव हो जाएगा। तो अब हम इसको रन करते हैं, तो भाई सिर्फ हमारा क्या बचा, व्हाइट और ब्लैक बचा है। वो पूरा का पूरा कलेक्शन क्या हो गया, क्योंकि मैंने शशांक और प्रणव पहले रिमूव कर दिया, और पल और, एक सेकंड, समीर और प्रणव हुआ था। कौन सा इन्वर्टेड कॉमा, जहाँ पर आपने ये शाम को ये मैंने लूप चलाया था ना, ये तो आइटरेटर चलाया था मैंने। AL के अंदर हमारे ये आइटम थे, 1 2, तो 2 तो रिमूव कर दिया, 1 2 3 बचे। 3 में मैंने AL3 में ऐड किए थे, अरे सॉरी, वाइट नहीं भैया, AL1 हमने AL3 को रिमूव किया है ना, AL1 में ये सारे थे, मैंने रिमूव किस पर है, हाँ, AL3 को रिमूव किया है। अच्छा अच्छा, हमारे पास ये लिस्ट थी AL में, हमने पहले और एक अमित भी ऐड किया था, AL को प्रिंट कराया,
फिर हमने एक लिस्ट क्रिएट की, उसको मैंने AL में ऐड ऑल किया AL1 को, ठीक है, AL1 को ऐड कर दिया, AL डॉट ऐड टू दूसरी पोजीशन पे कर दिया, या कुछ भी AL1 दूसरी पे वो सीन, फिर क्लोन बनाया। अरे भैया क्लोन तो AL3 में तो यही आएगा, AL1 को रिमूव करते हैं, किसको करते हैं, AL1 को जो हमने ऐड किया था, सॉरी, रिमूव करते हैं AL1 को, वो सिर्फ अब ये बचा है ना जो उसने, तो आप रिमूव भी कर सकते हो। अब आता है यहाँ पर रिमूव इफ, ये देखते हैं, रिमूव इफ ऑल द ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द कलेक्शन दैट सेटिस्फाई गिवन इज प्रेडिकेट। चलो इसको देखते हैं। तो मैंने AL, मेरा AL बचा है, AL डॉट रिमूव इफ। अब प्रेडिकेट मतलब किसको, क्या मेरे को कंडीशन, कुछ कंडीशन, यानी अगर मैं प्रेडिकेट यूज भी करता हूँ यहाँ पर, भैया मेरे को कंडीशन क्या देनी है, तो मैं रिमूव करना चाहता हूँ इफ अगर जो मेरा ई है, नहीं कोई मेरा जो ई, मान लो ई है जो मेरा बफर होगा, ई अगर वो इक्वल, अगर वो डॉट डॉट इक्वल्स होता है किसके, किसके इक्वल्स होता है, किसके, शशांक के। इसके अगर वो इक्वल्स होता है किसके, शशांक के, तुम कुछ गड़बड़ करेंगे, और इंसर्ट if delete this token, if e dot equals likely remove if करके ध्यान दो predicate, मैं इसको देखो एक एक सेकंड इसको करते हैं, एक बार इसका सिंटेक्स देखते हैं, प्रेडिकेट का क्या देखते हैं, रिमूव इफ, तो रिमूव इफ को देखते हैं एक बार ओरेकल से, किसका सिंटेक्स कैसे, if देखो, हाँ सिंपल, हम गलती कर रहे थे एन, अब वो रिमूव करे एन जो हमने लैम्डा एक्सप्रेशन लगाया, और एन ग्रेटर देन हो किससे, 3 से, यानी अगर मैं यहाँ पर रिमूव करना चाहूंगा तो ऐसे करेंगे सिंपल, या प्रेडिकेट करेंगे, तो हम प्रेडिकेट में कुछ हमें लिखना नहीं है, तो आप AL डॉट रिमूव इफ पे आए ई लैम्डा एक्सप्रेशन, और आप उसको रिमूव करोगे जो हमारा उसके इक्वल हो, मतलब जो ई, अब यहाँ पर ई डॉट इक्वल्स हो, अब आ गया ना, इसके इक्वल्स हो इसके शशांक, शशांक और मैंने फिर यहाँ पर सिस आउट करके AL को करा दिया प्रिंट। इसको बोलते हैं रिमूव इफ, और जैसे जहाँ एप्लीकेशन चलाया तो शशांक को कर दिया उसने रिमूव कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर इफ एल्स भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, इफ एल्स की मतलब नहीं, तो लैम्डा एक्सप्रेशन को यूज किया, रिमूव इफ चलाया, रिमूव इफ के अंदर हमने प्रेडिकेशन दे दिया कि भैया प्रेडिकेट ये है, और आप इक्वल्स एक सिंगल लाइन में आपने वो काम कर लिया, समझ में आया, इस तरीके से क्या बोलते हैं रिमूव इफ मेथड, क्या बोलते हैं रिमूव इफ।